नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। मंगलवार को तोशाम बाईपास पर स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ, जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ व महामंत्री हर्षवर्धन मान सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि भारतीय राजनीति के अजात शत्रु, ओजस्वी और प्रखर वक्ता पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उनके चरणों में कोटिश नमन करता हूं। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने वाले भविष्य दृष्टा के विचार राष्ट्र उत्थान के लिए हम सबको सतत प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश की नदियों को परस्पर जोड़कर नव भारत के निर्माण का सपना देखने वाले युग दृष्टा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दिखाई राह पर चलकर मध्य प्रदेश ने अपनी जीवनदायिनी मां नर्मदा और क्षिप्रा नदी को जोड़कर विकास की नई गाथा लिखने का अप्रतिम कार्य किया। वहीं जिलाध्यक्ष शंकर धूपड़ ने कहा कि श्रद्धेय अटल जी ने मां भारती के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए अपने जीवन का प्रत्येक क्षण खपाया। उन्होंने भारतीय राजनीति में गरीब कल्याण व सुशासन के नए युग की शुरुआत की, साथ ही विश्व को भारत के साहस व शक्ति का एहसास भी करवाया। वहीं बीजेपी जिला महामंत्री हर्षवर्धन मान ने कहा कि पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने ऐसा भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें स्मरण करते हुए नमन करता हूं। देश को विकास और सुशासन का मंत्र देने वाले अटल जी का पूरा जीवन उनके व्यक्तित्व की गहराई और कृतित्व की ऊंचाई का प्रतिबिंब है। भारत की विकास यात्रा में उनका योगदान अविस्मरणीय है। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के प्रगतिशील प्रधानमंत्री रहे, उनका स्मरण दिवस है। आज इस अवसर पर हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके बताए हुए राहों पे चल के आज हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, ये सब उन सिद्धांतों को साथ लेके आगे बढ़ रही है। मैं माननीय वाजपेयी जी के स्मरण दिवस के ऊपर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। युवाओं को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक गली को जोड़ने का काम किया, सड़कों को जोड़ने का काम किया और जो नदियों को जोड़ने की उनके एक महत्वाकांक्षा थी वो रह गई, लेकिन उसके लिए अब वाली सरकार हमारी ये काम कर रही है, तो निश्चित रूप से उनकी प्रेरणा बच्चों में जाएगी तो पूरे देश और समाज को फायदा होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अटल जी की चौथी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अटल जी करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आज भी उनका जीवन चरित्र भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता है। वो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा एक आदर्श नेता के रूप में वो रहे, चाहे वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो या परमाणु विस्फोट वाले जो है या दूसरे कार्यक्रम हो, दूसरे जो भी उन्होंने जो स्टेप लिए वो देश की उन्नति और तरक्की के लिए थे और देश को आगे ले जाने के लिए थे। आज हम उस महापुरुष के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज भाजपा जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की चौथी पुण्यतिथि पर उनकी चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनको श्रद्धांजलि दी। और आज हम उस नेता को याद कर रहे हैं जिस नेता जैसा आज तक देश में कोई नहीं हुआ। विरोधी भी उनकी बात से सहमत होते थे, जिन्होंने हमारे फौजियों को सम्मान देने का काम किया। जिस प्रकार से कारगिल का युद्ध था उसमें खुद चढ़ाई करके फौजियों को संभालने का काम किया। वो हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत ऐसे हमारे श्रद्धेय अटल जी वाजपेयी जी का आज हमने। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर अनेक मुद्दों को लेकर उसे आड़े हाथों लिया। मंगलवार को गांव मंदोला में एक निजी विद्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार बेरोजगारी को रोकने व महंगाई को रोकने में पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा चरखी दादरी जिले के गांव मंदोला में निजी कार्यक्रम में पहुंचे।
इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा, पूर्व स्पीकर रघुवीर काद्याण, प्रदेश प्रवक्ता मनीषा सांगवान सहित अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद थे। बता दें कि गांव मंदोला में निजी स्कूल उद्घाटन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। इस दौरान विद्यालय की तरफ से राव बहादुर सिंह व स्कूल स्टाफ ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 15 अगस्त पर स्कूल परिसर में तिरंगा फहराया और स्कूल का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर शहीदों को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में भी काफ़ी शहीदों को पूर्ण सम्मान दिया गया। गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के समय खेलों को बढ़ावा देने के लिए पदक लाओ नौकरी पाओ के डीएसपी तक के बड़े बड़े उच्च अधिकारी लगाए जाते थे, लेकिन मौजूदा सरकार खिलाड़ियों के साथ भेदभाव कर रही है। नमन करता हूं उन अपने शहीदों को, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को कि जिन्होंने साथियों हंसते हंसते इस देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे छोड़े, जिन्होंने हंसते हंसते अपने सीने पे गोलियां खाई, जिन्होंने अंग्रेज की जेलों के अंदर अपनी जवानी बिताकर दी। आज के इस समारोह के अध्यक्ष पूर्व मंत्री व पूर्व हरियाणा के स्पीकर हमारे साथी अशोक अरोड़ा जी और आज के इस समारोह के आयोजक हमारे साथ रहे विधायक राव बहादुर सिंह जी और आज यहाँ उपस्थित हमारे बड़े भाई विधायक और हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्याण जी और हमारे साथी विधायक राव दान सिंह जी, पूर्व विधायक और मंत्री राव नरेंद्र सिंह जी और भाई पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई रणवीर सिंह महेंद्रा जी और पूर्व मंत्री ML बिरला जी, भाई राजवीर भटिया जी और पूर्व विधायक गणपत राय जी, विनोद भूषण दैया जी, नितिन कुमार नाडू जी, श्रीमती सांगवान जी, मनीषा सांगवान जी, राव धर्मपाल जी, पूर्व विधायक राजकुमार कौरिया जी, देवेंद्र लाल समतपुर, प्रकाश सिंह जी व उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे मेरे विद्यार्थियों व पत्रकार बंधु व उपस्थित सभी और जितने भी हमारे अतिथि आए हैं, सभी अतिथिगण। देखिए आज हम देश का जो है 75 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ। आज से 75 साल पहले जो 14 और 15 अक्टूबर की रात थी, अगस्त की रात थी, संविधान सभा की मीटिंग चल रही थी, जो आज पार्लियामेंट हाउस है, वो आम जनता वहाँ संविधान सभा की, उन्होंने कहा 12:57 हुआ और ठीक 12 बजे यूनियन जैक जो अंग्रेजों का झंडा था वो उतारा गया और हिंदुस्तान का तिरंगा ऊपर चढ़ाया, जो हमारी आन बान शान है हमारे देश। और ये दिन कैसे देखने को मिला हमारे को, जिन लोगों की कुर्बानियां, शहीदी, कितने शहीद हुए आज़ादी की लड़ाई में 1857 से शुरू हुए और कितने लोगों ने जेल की काली कोठरियां काटी। तो पिछड़ा हुआ था और ये इलाका तो और भी पिछड़ा हुआ था, फेस्टिवल तो आया, लेकिन यहाँ के हरियाणा वासियों के किसान मजदूर व्यापारी इन सब की मेहनत ने 2014 में हरियाणा पूरे देश का नंबर 1 प्रदेश था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में। तो भाई उनको मैं नमन करता हूँ और अपने किसान मजदूर और जितने हरियाणा और देश के निर्माण में किया उनको मैं सलाम करता हूँ। आज हमारा ये दिन है, राव बहादुर सिंह जी ने ये शिक्षा
का कार्य शुरू किया। ये मेरे साथ विधायक थे और एक दफा आते थे, चाहे वो किसी दूसरी पार्टी से थे, शिक्षा की बात करते थे और शिक्षण संस्थाओं की बात करते थे। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एक व्यक्ति है जो शिक्षा के बारे में सोच रहा है। क्यों हरियाणा वाला उस टाइम तो एक यूनिवर्सिटी थी, संस्कृत की यूनिवर्सिटी हुई कुरुक्षेत्र की, और शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ था। तो एक बात आप समझें, और यही मेरा प्रयास रहा जब मेरे को सेवा का मौका मिला। भाई सड़क बन सकती है, हवाई अड्डे बन सकते हैं, बिजली आ सकती है, लेकिन आज दुनिया कहाँ पहुंची है। सुबह नाश्ता दिल्ली में करो और दोपहर का खाना लंदन में खाओ और रात का खाना अमेरिका में खाओ और सुबह फिर दिल्ली आ जाओ। इतनी छोटी दुनिया हो गई, तो इस दुनिया में कौन आगे जाएगा? इस दुनिया में वही समाज, वही परिवार, वही प्रदेश, वही देश आगे जाएगा जो शिक्षा में आगे जाएगा। आगे मुकाबला शिक्षा का। तो शिक्षा का जो एक कार्य शुरू किया राव साहब ने, बहुत मैंने भी मिलते ही जब मेरे को मौका मिला तो बिजली की कमी थी, बिजली के तो थर्मल प्लांट लगा दिए, लेकिन शिक्षा की बात जब तक शिक्षा नहीं जाएगा तो हमने प्रयास किया हर जगह मेडिकल कॉलेज बनाने का, इंजीनियरिंग कॉलेज या डॉक्टर हमारे हरियाणा से कोई बनना चाहता था तो कोई बेंगलोर जाता, कोई महाराष्ट्र आ जाता। जब दाखिला लेते 75 साल हो गए, देश आजाद हुए, आज सारे एक ही बात जानती है कि वे मिलजुल के तो एक देश की आज़ादी को कायम रखना है। आज हमारे वीर जवान वहाँ शहीद भी होते हैं, हम आराम से यहाँ सोते हैं, उनका सम्मान करना है और इसी बात से किसान का सम्मान करना है। लाल बहादुर शास्त्री जो कह गए थे, जय जवान जय किसान, ये याद रखना कि अगर आगे बढ़ना है तो जय जवान और जय किसान का नारा लेके चलना है, वही हमारे को आगे लेके जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको आपके माध्यम से पूरे मेरे हरियाणा वासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं और राव साहब को भी मेरी शुभकामनाएं। जो आप काम कार्य लगे हो तो दिन दुगनी रात की तरक्की हो और आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो और हम आगे बढ़े, हरियाणा तेजी से आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे अपने स्कूल के सभी टीचर्स, मैनेजमेंट के लोग, सबका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और आज खास करके मैं धन्यवाद आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल करके हमें आज टाइम दिया। दोस्तों, आज आपके पास में इससे बड़ा कोई दिन हो नहीं सकता। ये लड़ाई कोई एक दिन में आपको आजादी नहीं मिली थी। 1857 से आपके बुजुर्ग लड़ने लगे थे और 1947 में आजादी मिली थी। 90 साल में आपको ये दिन मनाने के लिए मिला था। आज जिस प्रकार से आपने कोरोना काल आया, इसमें 2 साल से हमें न तो गणतंत्र दिवस मना सके और न ही स्वतंत्रता दिवस मना सके, लेकिन अब की बार हमने सबने मन बढ़ाया और माननीय हमने टाइम तो लिया था भूपेंद्र सिंह का, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से आज हमें टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। पूर्व मैं ये कहूँ कि आगामी आज आपके मुख्यमंत्री आपके बीच में और जो काम गिराए, मैं एक बात दोस्तों कह सकता हूँ, मैं इनके साथ में विधायक था, लोकदल में था, लेकिन जब मैं जाता था, जब भी कोई बात आती थी तो मैं इनसे मिलता था। चाहे रामदान सिंह को साथ में लेके गया, चाहे कोई CLU की बात थी, रेवाड़ी की बात, चाहे स्कूल की BEd की बात, कोई JBT की बात, इनके टाइम में मुझे इन्होंने 500 सीट BEd देने का काम किया और एक भी पैसा, कहते हैं CLU ने एक नया पैसा, मेरे एक भी पैसा कहीं किसी प्रकार का नहीं दिया, बल्कि मेरे को 15 दिन में CLU रेवाड़ी की देने का काम किया। मैं तो किसी दिन से इनका कर्जदार हूँ। मैं तो एक बात मानता हूँ
उसको भी साथ लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों मैं तो एक बात कहता हूँ, आप विश्वास रखना। आपने 95 में चालू किया था, अब 95 में चालू करने के बाद में जिस प्रकार के आपके इलाके की, जिसको बैकवर्ड कहते थे, जिस इलाके को काला पानी कह करके पुकारते थे, उस इलाके में आपने जिस प्रकार का, चाहे यूपीएससी के आईएएस की बात करें, आईपीएस की बात करें, चाहे आप एचसीएस की बात करें, चाहे आईटी की बात करें, चाहे नीट की बात करें, मैं अपने आगामी और आने वाले वक्त के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, आने वाला टाइम आपको भूपेंद्र सिंह जी मैं बताना चाहता हूँ, हमारे इलाके से आज भी मैं एक बात कह सकता हूँ, नीट का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आने वाले टाइम में ये कह सकता हूँ, अब 720 में से 720 हमारे मैंडेट इलाके की बच्ची, वाथों की बच्ची लेने का काम करने के लालों में पड़ती है। ऐसा हमने इतिहास रचने का काम किया है। आपके यहाँ हमने चाहे पिछली बार 2 आईएएस निकले, 5 मैंडेट के आपने दक्षिण हरियाणा के बच्चे आपके निकले थे, तो आपको मैं तो बधाई देता हूँ और मैं उन्हें आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि लंबा टाइम हो गया, 8:30 बजे आप बैठे थे और मैं तो बार बार कल भी आपके सामने बोल रहा था और आज भी मैं आपके सामने आपको धन्यवाद करता हूँ। अब भिवानी के करीब 20 गांव के ग्रामीणों को 24 घंटे की जाएगी बिजली की निर्बाध आपूर्ति। यह कहना है बिजली विभाग अधिकारियों का। उन्होंने बताया कि निगम के द्वारा 19 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से ग्रामीण फीडरों की पुरानी लाइनों को बदला जा चुका है और लाइन लॉस भी 20% से कम हो चुका है, जो कि एक सकारात्मक परिणाम है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम भिवानी सर्कल में ग्रामीण फीडरों पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति चालू करने के लिए जगमग योजना के तहत फीडरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। बिजली निगम ने सिंघानी, मतानी, लेघान, आसलवास, ढानी जाटान, उमरावास, लोहानी, पांडवान, चरखी दादरी क्षेत्र के बेरला, बामला, द्वितीय, फूलपुरा फीडरों की लाइनों के नवीनीकरण का काम पूरा कर लिया है। इन फीडरों के तहत भिवानी और चरखी दादरी जिलों के करीबन 29 गांव आते हैं, जिनकी लगभग 62,000 ग्रामीण आबादी को बेहतर बिजली आपूर्ति की सुविधा का लाभ मिलेगा। फिलहाल इन फीडर्स पर करीबन 18 घंटे बिजली आपूर्ति का शेड्यूल निगम द्वारा जारी किया गया है, लेकिन लाइंस के नवीनीकरण के बाद अब इन गांवों में 24 घंटे यानी नॉन स्टॉप बिजली आपूर्ति का शेड्यूल तैयार हो चुका है, जिसे 15 अगस्त को हरी झंडी मिल चुकी है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। भिवानी सर्कल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो टोटल 163 फीडर हैं, जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी और दादरी। भिवानी के बात करते हैं तो 101 फीडर हैं हमारे, जो रूरल डोमेस्टिक के फीडर हैं, जिसके अंदर हमने 2 फीडर दादरी डिस्ट्रिक्ट के 15 अगस्त को 24 घंटे करवाए। इससे पहले हमारे अगर बात करते हैं तो हमारे 96 फीडर जो जिनका काम कंप्लीट हो चुका है। 5 हमारे ऐसे फीडर हैं जो ऑलरेडी हमारे पिलर बॉक्स में काम कंप्लीट हुए थे, तो टोटल 101 फीडर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से 96 फीडर हमारे 11 को मिला के 24 घंटे हो रहे हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट। तो अब गाँवों में भी शहर के तर्ज पर बिजली मिलेगी। गांव में भी लोग अपना बच्चे अच्छा अपना पढ़ाई कर सकते हैं। अब किसी को अपना निर्बाध रूप से बिजली मिलेगी, किसी सभी जो कट्स वगैरह आते थे वो कट्स नहीं लगेंगे। तो इससे जो जगमग योजना का जो लाभ हुआ है गांव में बहुत अच्छा लाभ हुआ है। गांव के लोग बिल भी भर रहे हैं जहां जगमग हुआ है, उससे हमारे लाइन लॉसेज पर भी फर्क पड़ा है, लाइन लॉसेज भी कम हुए हैं। अगर हम भिवानी डिस्ट्रिक्ट की भिवानी की बात करते हैं तो पिछले साल हमारा लाइन लॉसेज जो TND था 17.5% था, जो हमने अचीव किया था। और इससे जाके और अभी हमारे 19 फीडर का टेंडर हो चुके हैं जो हमारे अंडर प्रोसेस है। होपफुली हम भिवानी और भिवानी डिस्ट्रिक्ट को तो दिसंबर 22 से पहले पूरा जगमग कर देंगे और दादरी डिस्ट्रिक्ट को हम मार्च 23 तक या दिसंबर 23 तक पूरा कर देंगे। तो जगमग होने से भिवानी सर्कल को फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, भिवानी सर्कल के लॉसेज कम होंगे, रिकवरी अच्छी आएगी, लोगों को निर्बाध रूप से बिजली मिलेगी। तो सर दादरी क्षेत्र में इसका कोई बढ़ावा मिलेगा सर? दादरी क्षेत्र में भी हमारा काम चला हुआ है। दादरी क्षेत्र पे हमारे 11 फीडर ऑलरेडी पहले 9 चल रहे थे, 13 फीडर हमारे दादरी में 24 घंटे हो चुके हैं।
और वहाँ भी हमारा काम चला हुआ है। और जो 19 फीडर हमारा जो टेंडर हो चुका है वो सारे दादरी के हैं, इसलिए मैं दादरी को भी दिसंबर 23 तक पूरा 24 घंटे ले आए। और मंगलवार को जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान ने भिवानी के देवीलाल सदन में पहुंचकर पत्रकारों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ की हड्डी बताते हुए गांव में बूथ योद्धा बनाने की बात कही। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान मंगलवार को स्थानीय रोहतक गेट स्थित चौधरी देवीलाल सदन पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। साथ ही साथ पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी जजपा का संगठन बेहद मजबूत है। कार्यकर्ता ही संगठन की रीढ़ होते हैं। संगठन की और मजबूती के लिए जल्द ही हल्का अध्यक्ष के साथ 15 से 20 गांवों में बूथ योद्धा भी बनाए जाएंगे। एक बूथ एक युद्ध का हमारा प्रोग्राम चलाया हुआ है पूरे हरियाणा में। लगभग 45 हल्के हमने इसमें कवर कर लिए हैं। आज भिवानी का दूसरा हल्का है और आने वाले 1 से 1.5 महीने में हरियाणा के 90 की 90 विधानसभा में जाके हर बूथ पे मजबूती से युवा संगठन का विस्तार करके बूथ स्तर पे पार्टी को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। हमने जब जननायक जनता पार्टी बनाई, आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश के युवाओं से एक वायदा किया था कि जैसे ही हमारी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनती है तो हरियाणा के युवाओं को 75% प्राइवेट उद्योगों में आरक्षण देने का काम करेंगे। सरकार तो हमारी नहीं बनी, लेकिन सरकार में हिस्सेदारी हमें ज़रूर मिली। आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने जो कहा था वो करके दिखाया है। पहली कैबिनेट की मीटिंग में 75% का जो आरक्षण था युवाओं को वो दिया और वो कोर्ट में अब मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में किसी ने रिट्स लगा रखी है, वो भी हम जीत के आएंगे। और आपको विश्वास दिलाते हैं भविष्य में हरियाणा की युवाओं की लड़ाई लड़नी, उनके रोजगार की लड़ाई लड़नी जननायक जनता पार्टी का प्राथमिकता रहे। उसमें कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, हाई कोर्ट में भी लगाई थी उन्होंने, हाई कोर्ट में हम हरियाणा सरकार जीत के आई है। आपको विश्वास दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी हम जीत के आएंगे और हरियाणा के युवाओं को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता रहेगी। विकास नहीं है, विपक्ष का काम है दूसरी बातें फैलाना, भ्रम फैलाना। आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी प्रदेश के विकास के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं, हरियाणा के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। तो क्या कितने आश्वस्त है कि जो महाराष्ट्र और बिहार में हो वो हरियाणा में नहीं करेगी बीजेपी? पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। हरियाणा में मजबूती से 2024 तक सरकार चलेगी और भविष्य में भी हम एनडीए का हिस्सा बनकर मजबूती से प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने का काम। निकटवर्ती गांव दिनोद में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के जोहड़ के निकट एक नवजात बच्चे का शव मिला। पंचायत के द्वारा सूचना पाकर थाना प्रभारी रमेश चंद्र ने मौके पर पहुंचकर नवजात का शव अपने कब्जे में लेकर उसका जिला सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया और अपनी पूछताछ आरंभ कर दी। कुछ दिन पूर्व स्थानीय रोहतक गेट पर हवाई फायर का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने अपनी कार्यवाही आरंभ की और दोनों ही पक्षों के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस द्वारा इन 5 से मामले के तहत पूछताछ की जा रही है। वहीं गिरफ्तार किए जाने वालों से रिमांड के दौरान प्रयोग हुए हथियार भी बरामद किए गए। इस बारे में उप निरीक्षक विकास द्वारा विस्तार से जानकारी भी दी गई। दिनांक 12-13 की रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि रोहतक गेट और फैंसी चौक के बीच में 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसमें गोलियां चली हैं, जिस पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और एसआई संजय ने मौका पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें एसआई संजय की शिकायत पे मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें 2 पक्षों में जो शेरा पक्ष और दूसरा पक्ष अमन है, जिनके आपस में पहले से रंजिश थी, दोनों पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा के और शेरा और विष्णु को इनको अरेस्ट किया है। शेरा से पुलिस ने एक पिस्तौल बरामद किया है और 1 राउंड बरामद किया है। इनका भी रिमांड लिया जाना है। रिमांड के बाद जो आगे कार्रवाई होगी उसमें नए तथ्य जो भी सामने आएंगे उनसे आपको अवगत करा दिया जाएगा। दूसरा पक्ष जो है अमन सनोफ दुष्यंत राणा, ये भिवानी का ही है। इस पक्ष से अभी तक पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिनमें चिराग, वीरेंद्र और अशोक। चिराग और वीरेंद्र से एक असला बरामद किया है और वीरेंद्र से, अशोक से अभी कुछ बरामद नहीं हुआ है। इनका भी हमने रिमांड लेके और आगामी कार्रवाई की जानी है, गहनता से पूछताछ की जानी है। ये हैं 2 राउंड तो चिराग से बरामद किए गए असला के साथ और 1 राउंड शेरा से बरामद किया गया जिंदा राउंड।
रंजिश है इनके आपस में, अमन और शेरा के आपस में पहले रंजिश है। इसी रंजिश के चलते इनकी फ़ोन पे बातचीत हुई थी और उसी के दौरान इनका लड़ाई झगड़ा हुआ था। इसमें करीब 12-13 लोग अमन पक्ष की तरफ से नामजद जो इनके इन्वेस्टिगेशन में सामने आए और उन पर भी शामिल जाँच किया जाना है। रंजिश के चलते ही फायरिंग हुई है, इसमें ऐसा कोई खास वजह नहीं थी। हाँ, पहले भी इन पे लड़ाई झगड़े के केस हैं, इनमें जो अरेस्ट किए हैं इनमें से, और जिनके नाम आए उनमें से भी कुछ पे मुकदमे दर्ज हैं, कुछ पे नहीं है। अभी उनका रिकॉर्ड हमने संबंधित थाना से लिया जाना है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बीते दिनों रोहतक गेट पर किए गए हवाई फायर मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहीं पुलिस विभाग के जांच अधिकारी ने हवाई फायर में प्रयोग किए गए हथियार को बरामद करते हुए अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी है। घटना मंगलवार सुबह की है, जब शव गांव के जोहड़ में तैरता हुआ मिला। ग्रामीणों की सूचना पर थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जोहड़ से निकलवाकर अपने कब्जे में लिया। सरपंच राजपाल व अन्य ग्रामीणों ने बताया कि जोहड़ में शव तैरता हुआ मिला है। उन्होंने बताया कि किसी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, उसके तुरंत बाद पुलिस वहां पर पहुंची है। घटना की जानकारी के बाद थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। सदर थाना प्रभारी रमेश चंद्र का कहना है कि शव को कब्जे में ले लिया गया है, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद ही कोई कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अपने सरपंच साहब हैं राजपाल जी, उन्होंने अपना बयान तहरीर किया है, उस आधार पर मुकदमा दर्ज करके और इसका पोस्टमार्टम करेंगे, जो भी उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें क्या पुष्टि है, लड़का है लड़की? लड़का है, लड़की की। तो कितने महीने का लगेगा? ये तो पोस्टमार्टम के और इन्वेस्टिगेशन के बाद की बात है। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर साहब जो देंगे रिपोर्ट, उसके आधार पर उसकी उम्र का जस्टिफाई किया जाता है। इस तरह की जो कार्रवाई जो करते हैं उनको उचित सज़ा मिले तो समाज में पता लगे भाई, तो इसलिए पूरी कार्रवाई करेंगे, तय तक जाने की कोई। 3 दिनों तक भारी बरसात की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई न लगाए अपनी फसलों में पानी, यह कहना है कृषि उपनिदेशक आत्माराम गोदारा का। वहीं उन्होंने बताया कि बरसात होने के कारण इस बार सभी फसलें अच्छी लगी हुई हैं, अतः बीमारी से बचाने के लिए फसलों में दवा का छिड़काव अवश्य करें। मौसम की जानकारी देते हुए उप मंडल निरीक्षक आत्माराम गोदारा व देवीलाल ने बताया कि भिवानी में 240 mm बारिश हो चुकी है। सभी फसलें कपास, धान, मूंग, बाजरा, ग्वार अच्छे हैं। अभी तक बारिश से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ इलाकों में जल भरा हुआ है। प्रशासन लगा हुआ है उस पानी को निकालने के लिए। करीबन 3 दिनों में बारिश की संभावना है। किसान भाई अपनी फसलों में 3 दिन तक पानी न लगाएं और फसलों की तरफ ध्यान दें और फसलों में दवाई का छिड़काव भी न करें, क्योंकि बारिश होगी तो उसका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। 3 दिन के बाद मौसम को देखकर दवाई का छिड़काव करें। अगर फसल में कोई भी बीमारी आती है तो तुरंत कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें और पता करें कि यह कौन सी बीमारी है और उसमें कौन सी दवाई का छिड़काव किया जाना है। ज़िले में रेतीली मिट्टी है, इसलिए ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स की कमी फसलों में देखी गई है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अब कपास का टाइम है, कपास में टिंडी आने लग गई है, इसलिए कपास के अंदर स्प्रे करना आवश्यक है। और अभी तक हमारे ज़िले में लगभग 240 mm बारिश हो चुकी है और हमारी सभी फसलें जैसे कपास है, धान है, आपका मूंग है, बाजरा है, ग्वार है, अभी तक अच्छी फसलें हैं और अभी तक बारिश से हमें कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें जल भराव हुआ है और वहाँ प्रशासन लगातार लग भी रहा है उस पानी को कैसे निकासी की जाए। बाकी तो हमारी फसलें अच्छी है। और अभी जैसे मौसम विभाग, हमारा हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मौसम विभाग ने बता रखा है कि आगे आने वाले 3 दिन में लगातार बारिश की संभावना है। तो किसान भाई अभी अपना जो भी बीमारी के लिए या कीड़े के लिए जो स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड का, वो ना करें, क्योंकि बारिश होगी तो उसका फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। 3 दिन रुककर किसान भाई इसका स्प्रे करें। किसी कीड़ा या बीमारी कोई है तो हमारे जो स्पेशलिस्ट है कृषि विज्ञान केंद्र के हैं, हमारे कृषि विकास अधिकारी है, उनको खेत दिखाएं, उनसे पूछें भी कौन सी बीमारी है, कौन सा कीड़ा है। उसके लिए जो भी हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय जो हमारा है, कृषि विश्वविद्यालय हिसार की सिफारिश के अनुसार दवाई का छिड़काव करें। और मेरा एक गुजारिश किसान भाइयों से है अभी कि अब जो मौसम, जो बारिश हो रही है हमारी
इस बारिश से क्या है कि यहाँ रेतीली मिट्टी है भिवानी ज़िले की। रेतीली मिट्टी होने से मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़मीन में कमी हो जाती है, जिससे फसलों पर लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन का है, आपका पोटास का है, जिंक का है। तो किसान भाइयों से ये है कि इस टाइम फसल के अंदर जैसे मेन कपास है हमारी, उसमें फूल भी आ रहे हैं, टिंडे भी बनने लग रहे हैं, तो उसमें NPK का स्प्रे का ज़रूर करें, क्योंकि NPK से पौधे को, फसल को ऊपर से उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मिल जाएगा, इससे फसल को फायदा हुआ। और इसके साथ साथ किसान भाई जिंक और यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं। 2% जिंक और यूरिया मिला के 200 लीटर पानी में, और उसका 15 दिन के अंतर पर 2 छिड़काव करें, जिससे फसल में जिंक और नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी, जिससे हमारा जो टिंडा है उसका साइज भी अच्छा होगा और वजन भी उसका ज़्यादा होगा। तो ये मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि ऐसे 3 दिन ध्यान रखें, इस पर ना कोई दवाई डालें। बारिश नहीं होने की संभावना है, तो अभी इन 3 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, और जो तापमान है वो भी मैक्सिमम तापमान 36-37 डिग्री के आसपास चल रहा है, और न्यूनतम तापमान है वो 26 से 30 डिग्री के बीच में बना हुआ है। तो किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि जो अपने खेत के कार्य हैं, स्पेशली अभी कॉटन के अंदर स्प्रे का सीज़न चल रहा है, तो स्प्रे करते समय ज़रूर मौसम की जो हमारी एडवाइजरी है उसको ध्यान में रख कर के करें, और सिंचाई करते समय भी, स्पेशली अभी कई जगह पर बरसात ज़्यादा हुई है, तो उसकी प्रॉपर निकासी की व्यवस्था करें। और कीट और बीमारियों का भी प्रकोप चल रहा है, क्योंकि मौसम में नमी ज़्यादा है, फंगल वाली डिजीज़ का भी कई जगह कई फसलों में प्रकोप देखने को मिल रहा है, जैसे गवार है, कॉटन है, तो उनके लिए भी जो है वो प्रॉपर उपचार करें। और राजस्थान के एक गांव स्थित एक सरकारी विद्यालय के मुख्याध्यापक द्वारा एक बच्चे को बुरी तरह से पीटकर घायल करने के कुछ दिन उपरांत उपचाराधीन बच्चे ने सोमवार को दम तोड़ दिया, जिसके विरोध स्वरूप प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपरांत 15 अगस्त को भारत माता सेवा मंडल द्वारा स्थानीय MC कॉलोनी पार्क में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष एडवोकेट पदम सिंह चौहान, चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह व पार्षदों के द्वारा तिरंगा फहराकर उसे सलामी दी गई। वहीं एडवोकेट पदम सिंह चौहान ने आज़ादी के वीर सपूतों को याद करते हुए उन्हें भी सलामी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंडल अध्यक्ष एडवोकेट पदम सिंह चौहान ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक सामान्य नागरिक को ध्वजारोहण का अधिकार प्रदान करने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय होने पर गर्व महसूस हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के विकास में और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमी नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं इस अवसर पर भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें। इस अवसर पर आसपास के सैकड़ों की संख्या में प्रबुद्ध नागरिक पहुंचे और राष्ट्र के सम्मान में राष्ट्रगान एक साथ मिलकर किया गया। और बच्चों, आप सभी का यहाँ आज़ादी का जश्न मनाने के लिए यहाँ पहुँचने पर भारत माता सेवा मंडल की तरफ से मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और सभी को बधाई देता हूँ। देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस आज़ादी के लिए अनेक वीरों ने अपना बलिदान, जीवन बलिदान कर दिया। उसी कड़ी में लाला लाजपत राय, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, वीर सावरकर और महाराणा प्रताप का योगदान नहीं भुलाया जा सकता। उन शहीदों, उन वीरों ने लड़ते लड़ते लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई और अंत समय में अपने देश की आन बान और शान के लिए शहीद हो गए। उन शहीदों को आज हम नमन करते हैं। हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। सरकार चाहे कोई भी हो, हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। भय, भ्रष्टाचार को भगाने में और स्वच्छता अभियान को लाने में हम और अच्छे कामों में हमें सरकार का साथ देना होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।